इधर विलोचन बाहु का एक सैनिक किसी प्रकार छिपते छिपाते विदर्भराज तक पहुंचता है और संक्षेप में समस्त घटना की सूचना देता है। यह सुनकर विदर्भराज के पुत्र सुबाहु पिता की अनुमति न होने पर भी अपने भाई की सहायता के लिए तत्काल प्रस्थान करता है। सुबाहु युद्ध भूमि में खांडवराज के पुत्र तेजस से वीरतापूर्वक युद्ध कर विलोचन बाहु को मुक्त कराता है और तेजस को बंदी बना लेता है। उसी समय खांडवराज भीष्मक स्वयं वहां पहुंचते हैं। वह स्थिति को देखकर दोनों युवकों सुबाहु और तेजस से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि दोष विलोचन बाहु का था, तब सुबाहु खांडवराज से विनम्रता से कहता है, महाराज, मेरे भ्राता से जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। हमसे जो भी प्रतिकूल हुआ हो उसका प्रायश्चित यहीं पूर्ण हो। मैं तेजस को सम्मान सहित मुक्त करता हूं। यह सुनकर खांडवराज भीष्मक सुबाहु के पास आते हैं। उसका कंधा थामकर गर्व से कहते हैं, पुत्र, यही एक सच्चे क्षत्रिय की पहचान है जो धर्म, मर्यादा और पड़ोसी राज्यों से मैत्री को सर्वोपरि माने। तुमने आज न केवल अपने कुल का बल्कि समस्त क्षत्रिय धर्म का मान बढ़ाया है। इस भावपूर्ण क्षण के बाद दोनों पक्षों में समझौता होता है और शांति के साथ समस्त राज परिवार अपने अपने राज्यों को लौट जाते। उधर सुबाहु तथा रानी वैष्णवी रानी दुर्गा से उसके दुखी रहने का कारण जब बार बार जिद करके पूछते हैं, तो रानी दुर्गा राजकुमारी शिवांगी को पुनः उसी स्थान पर बुलाती हैं और अपने साथ रानी वैष्णवी तथा अपने पुत्र सुबाहु को भी वहां ले जाती हैं। इधर जैसे ही राजकुमारी शिवांगी को रानी दुर्गा की सूचना मिलती है, वह अपनी मां रानी वैशाली के साथ नियत स्थान पर पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सुबाहु अपनी मां रानी दुर्गा का मन जानने हेतु विलोचन बाहु की मां रानी वैष्णवी को राजकुमारी शिवांगी की मां रानी वैशाली के पास बैठाकर छोड़ देता है और स्वयं राजकुमारी शिवांगी के साथ एकांत वन की ओर चला जाता है। वन की शांति और एकांतता में शिवांगी और सुबाहु के बीच वर्षों से संजोए गए प्रेम भाव मौन संवादों में उजागर होते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास, पीड़ा और स्नेह को साझा करते हैं। उस क्षण वे न केवल एक दूसरे के निकट आते हैं, बल्कि अपने संबंध की गहराई को भी पुनः अनुभव करते हैं। वह संबंध जो अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और भविष्य की एक साझा आशा बन चुका है। स्थान गहन वन क्षेत्र, संध्या का समय, पृष्ठभूमि हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट, आकाश में सुरमई रंग, वातावरण में मौन और रहस्य। तीन रानियां, रानी दुर्गा, रानी वैष्णवी और रानी वैशाली, एक अस्थायी आश्रय पर बैठी हैं। उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से अग्निवेश प्रवेश करता है। अग्निवेश मखमली कपड़े में लिपटा, संदूक हाथ में लिए, झुककर प्रणाम करते हुए, राजमाताओं, ये तीर वही हैं जो राजकुमारी शिवांगी ने मुझे सौंपे। उन्होंने कहा, इन्हें आप तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल उन जली हुई आग की लपटों के नहीं, उस विश्वासघात के भी प्रमाण हैं जिसने आपके अपने को ही संदिग्ध बना दिया। वह धीरे धीरे तीन तीर बाहर निकालता है तो रानी दुर्गा को, एक रानी वैष्णवी को देता है। रानी दुर्गा कांपते हाथों से तीर उठाते हुए, ये ये वही तीर है जो मैंने उस भयावह रात को देखा था जब हमारा शिविर आग की लपटों में घिर गया था। रानी वैष्णवी नजरें तीर पर गड़ाकर, यह चिन्ह, यह तीर तो विलोचन बाहु के निजी शस्त्रागार से है। रानी वैशाली धीरे से, शिवांगी ने हमें न केवल प्रमाण दिए बल्कि वो दृष्टि भी दी जिससे हम सच्चाई देख सकें। रानी वैष्णवी घृणा और ग्लानि के में डूबी आवाज में, मेरा पुत्र, क्या वह इतनी नीचता तक गिर सकता है? अग्निवेश संवेदनशील स्वर में, निर्णय आपका है राजमाताओं। मैंने केवल सत्य का दर्पण रखा है। वह मस्तक झुकाकर पीछे हट जाता है। तभी ही शिवांगी और सुबाहु का प्रवेश होता है। दोनों शांत किंतु दृढ़ मन से रानियों की ओर बढ़ते हैं। रानियां अब विलोचन बाहु के विषय में गहन चर्चा में लीन है। राजकुमारी शिवांगी रानी वैष्णवी से, रानी मां, इस तीर को पहचानिए। यही तीर रानी दुर्गा के दुख और उस षड्यंत्र की जड़ है
जिसमें आपके पुत्र की परछाई स्पष्ट रूप से दिखती है। रानी वैष्णवी उलझन में, यह यह तो विलोचन बाहु के शिकार अभ्यास वाले तीरों जैसा प्रतीत होता है, परंतु वह ऐसा क्यों करेगा? कुछ क्षण बाद रानी वैष्णवी तीव्र आक्रोश में अपने राज्य लौटती हैं। उनकी आंखों में गुस्से और चिंता की मिश्रित झलक होती है। राज्य में पहुंचकर वह अपने गुप्तचरों से तीर की जांच कराती है। सत्य की पुष्टि होते ही वह विलोचन बाहु को दरबार में बुलाती है। रानी वैष्णवी क्रोध में भरकर, हरामखोर विलोचन बाहु, तूने अपनी ही माता दुर्गा को मारने की चेष्टा की, जिसे मैं अपनी जान से अधिक चाहती हूँ। विलोचन बाहु झटका खाकर हक्का बक्का, माँ, ये तीर मेरे नहीं है, मुझे कोई षड्यंत्र पूर्वक फंसा रहा है। रानी वैष्णवी सख्त और भावनात्मक स्वर में, सिर्फ ये तीर नहीं पुत्र, तुम्हारे कृत्यों के कई प्रमाण मेरे सामने हैं, जिन्हें तुम झुठला नहीं सकते। दृश्य गहराते हुए आगे बढ़ता है और पृष्ठभूमि में विश्वास, धोखे और पारिवारिक टूटन की भावनाएं मुखर होती हैं। उधर रानी दुर्गा अपने गुप्तचर लोगों से राजकुमारी शिवांगी से मिले उस एक तीर की पहचान कराती है, जिससे विलोचन बाहु ने उसके शिविर में आग लगाई थी। गुप्तचर उस तीर की पहचान कराने पर उस तीर को विलोचन बाहु का बतलाते हैं। रानी दुर्गा फिर विलोचन बाहु के उस दूसरे तीर की भी पहचान कराती है, जिसे गंगा तट पर विलोचन बाहु ने टहलते समय राजकुमारी शिवांगी के घोड़े पर राजकुमारी को गलत नियत से पकड़ने के लिए चलाया था। जांच कराने पर वह तीर भी विलोचन बाहु का ही पाया जाता है। इधर एक दिन विलोचन बाहु अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार के बहाने सुबाहु को उसकी राज्य सीमा से बाहर खांडव राज्य की सीमा तक ले जाता है। दिन भर जंगल में भटकाने के बाद जब संध्या ढलने लगती है, तो वह सुबाहु को विश्राम के बहाने एक निर्जन स्थल पर रोकता है। वहीं वह बड़ी आत्मीयता से उसे कुछ नाश्ता कराता है, जिनमें विशेष रूप से लड्डू होते हैं। कुछ ही समय बाद सुबाहु की देह में विष का प्रभाव दिखने लगता है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है, शरीर शिथिल पड़ता है। तभी विलोचन बाहु झुककर धीमे स्वर में उसके कान में कहता है, भाई सुबाहु, ये वही लड्डू हैं जो तेरी मां ने बनवाए थे तेरी मौत के लिए। उसे शक था कि गंगा तट पर उसके शिविर में आग तूने ही लगाई थी, और फिर तूने आकर उसे बचाने का नाटक किया। यही कारण है कि वह इतने दिनों से खामोश और उदास थी। ये कहकर विलोचन बाहु एक नजर सुबाहु पर डालता है, जो अब जमीन पर गिरकर तड़प रहा है, और फिर उसे वहीं निर्जन वन में अकेला छोड़ अपनी राजधानी की ओर लौट जाता है। उधर उसी मार्ग से या अर्घ से खांडवराज के राजा भीष्मक अपने लाव लश्कर के साथ गुजर रहे थे। तभी मार्ग के किनारे पर उन्हें भी एक योद्धा अचेत अवस्था में पड़ा मिला, रक्त रंजित, परंतु मुख पर अभी भी वीरता की छाया स्पष्ट थी। पहचानते ही राजा भीष्मक चौंक उठे। अरे, यह तो विदर्भराज का पुत्र सुबाहु है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इसे शीघ्र हमारे शिविर में ले चलो, इसकी चिकित्सा कराओ। कुछ समय पश्चात जब तेजस ने शिविर में उसे देखा, तो वह क्रोध से भर उठा। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप इसे यहां क्यों ले आए? इसे तो वहीं मरने देना चाहिए था। यही तो वह है जिसने मुझे युद्ध में बंदी बनाया था। राजा भीष्मक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र तेजस, वह क्षण उसका धर्म था। वह एक सच्चा क्षत्रिय है। वीरता और मर्यादा उसका आभूषण है। इसने तुम्हें बंदी तो बनाया, पर अपमानित नहीं किया, छोड़ दिया। अब वही योद्धा हमारे पास निहत्था पड़ा है। यही अवसर है उसे धर्म और मानवता का पाठ पढ़ाने का। एक दिन यह हमारे ही काम आएगा, न कि तलवार से, बल्कि रण और कृतज्ञता के बंधन से। तेजस चुप हो गया, किंतु उसकी आंखों में अब भी द्वंद्व झलक रहा था। राजा भीष्मक सुबाहु के चेतना में आने पर उसके पास बैठते हैं। राजा भीष्मक, वीर पुरुष, अब तुम ठीक तो हो? सुबाहु मंद स्वर में, जी महाराज, आपकी कृपा से अब अच्छा हूं। राजा भीष्मक, धर्मनिष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्मे, नीति और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले तुम जैसे धीर वीर के साथ यह सब कैसे हुआ? क्या कारण रहा इस पतन का? सुबाहु गंभीर स्वर में, महाराज,
जब किसी कुल में कोई व्यक्ति अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति लेकर जन्म लेता है, तो वह अपने ही परिवार को विनाश की ओर ले जाने में जीवन की सफलता समझ बैठता है। धर्म, मर्यादा, कर्तव्य उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह केवल छल और अधर्म में ही सुख खोजता है। महाराज, हमारे परिवार में भी ऐसा ही एक व्यक्ति जन्मा है। कुमार विलोचन बाहु, वही जिसके कारण आपके पुत्र तेजस से सीमा विवाद हुआ था। क्षण भर मौन। आपने मुझे जीवन दान देकर मेरा उपकार किया है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। जिस विदर्भराज के पुत्र सुबाहु को आपने जीवन दान दिया है, वह अब अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रह सकता। अब वह सुबाहु नहीं, सुकमा के नाम से पहचाना जाए। यही मेरे और मेरे कुल की रक्षा का मार्ग है। राजा भीष्मक गंभीर स्वर में। वीरपुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब से तुम हमारे राज्य में सुकमा नाम से पहचाने जाओगे। तुम्हारा सम्मान अक्षुण्ण रहेगा। महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा कि विदर्भराज के छोटे पुत्र विलोचन बाहु को पड़ोसी राजा खांडवराज भीष्मक के पुत्र तेजस ने सीमा विवाद के बहाने बंदी बना लिया था। लेकिन विलोचन बाहु के बड़े भाई सुबाहु ने तुरंत खबर पाकर विलोचन बाहु को मुक्त कराया और राजा तेजस को उल्टा बंदी बना ससम्मान छोड़ दिया। लेकिन विलोचन बाहु ने इसका बदला लेने में देर नहीं लगाई। कुछ दिन बाद उसने सुबाहु को जहर खिलाकर फिर से खांडवराज की सीमा में डाल दिया। अब देखना यह है कि अपने राज परिवार में विलोचन बाहु सुबाहु के प्रति कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं करेगा और उसका खेल किस दिशा में जाएगा। श्रोतागण, चैनल फिल्मी रंगमंच पर चल रही मूवी कहानी तड़फती बेटी में अब तक आपने देखा कि बेटी निर्भया का पिता धनंजय शाह जैसे अत्याचारी लोगों के हाथों अपनी पत्नी को खो बैठता है। वह शहर छोड़कर अपने पैतृक गांव लौट आता है, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिलता। गरीबी के कारण उसे अपनी बेटी का विवाह कर पाने के लिए घर और मकान तक बेचना पड़ता है, पर वह धन भी चोरी हो जाता है। इस अपमान और असहायता को सह न पाने के कारण उसके पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। तब गांव के लोग मिलकर उसकी बेटी की शादी का आयोजन करते हैं। अब देखना यह है कि जितने दुख निर्भया ने अपने पिता के साथ सहे, क्या वह भविष्य में सुख पा सकेगी या इसी तरह कष्ट भोगती रहेगी। फिलहाल उसकी शादी होने जा रही है। इधर बारात गांव में पहुंच चुकी थी। पूरे गांव के लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। फेरे डलवाने का स्थान सजाया जा रहा था और सबकी नजरें निर्भया के भाई निर्मल के आने की राह देख रही थीं। इसी बीच टीवी समाचारों में अचानक एक हृदय विदारक सूचना प्रसारित होती है। गांव की ओर आ रही सरकारी बस का भयानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, जिसमें निर्मल और उसके कई साथी सवार थे। यह खबर सुनते ही शादी के माहौल में मातम छा जाता है। चारों ओर चीख पुकार और कोहराम मच जाता है। लोग घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गांव के कुछ लोग निर्मल का पार्थिव शरीर लेकर कार्यक्रम स्थल पर लौटते हैं।